हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी दीदी। फिजिक्स घटना चक्र सीरीज का आज हमारा चैप्टर है वेव मोशन। ठीक है, तो ये हो गई मैकेनिकल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, बेसिकली सारे जितनी भी टाइप्स ऑफ वेव्स होती हैं, जैसे टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स में आ गए ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स के साथ यहाँ पे गिवन है। यू ऑल विल हैव टू गो थ्रू इट वंस। एंड चार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज समथिंग जो आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, so इसे प्लीज आप मेक श्योर करेंगे अच्छे से देखने के लिए। ओके, एंड यहाँ से इसके क्वेश्चंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिकल वेव्स। तो अब मैकेनिकल वेव्स कौन कौन सी होती है हमें ये बताना है। तो इसमें हमें गिवन है रेडियो वेव्स, लाइट वेव्स, एक्स रेज एंड साउंड वेव्स। तो इसमें से मैकेनिकल वेव्स होती है डी साउंड वेव्स। ठीक है, बाकी की जो तीन गिवन है हमें यहाँ पे रेडियो वेव्स, एक्स रेज एंड लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ऑब्वियसली जब आप इस चैप्टर का स्टार्टिंग पढ़ेंगे, जो मैंने अभी आपको शो किया था, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। इट इज वेरी इजी टू डिफरेंशिएट। आपको बस एक बार स्टार्टिंग में नोट डाउन करके रखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैकेनिकल वेव्स एंड व्हाट कम्स अंडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब अगला है एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव हमें बताना है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव इज साउंड वेव। ओके, अगला है साउंड वेव इन एयर इज। तो साउंड वेव इन एयर अभी हमने देखा था लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, तो आंसर हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल। ओके, why do we call the distance between two consecutive compression of a sound wave? तो हम क्या बुलाते हैं, what do we call? ठीक है, तो दो consecutive compressions जो होंगे साउंड वेव के, उसके बीच के डिस्टेंस को बोला जाता है वेवलेंथ, जो इस तरीके से कुछ मेजर किया जाता है। ठीक है, इन सितार विच टाइप ऑफ साउंड वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस। तो सितार में किस टाइप की साउंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, स्टेशनरी एंड ट्रांसवर्स। ओके, लॉन्ग रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है, लॉन्ग रेडियो वेव्स किस लेयर से अर्थ के रिफ्लेक्ट होती हैं, तो ये है आयोनोस्फेयर। ऑलराइट, वायरलेस कम्युनिकेशन इज रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ सरफेस बाय, अगेन वायरलेस कम्युनिकेशन, देखिए यहाँ पे हमने लॉन्ग रेडियो वेव्स देख लिया, लॉन्ग रेडियो वेव्स ही हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन में यूज होती हैं। तो अगेन द सेम क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा आयोनोस्फेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स, फिर से आयोनोस्फेयर। वेव्स ऑफ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज नॉर्मली प्रोपोगेटेड बाय मींस ऑफ, तो स्पेस वेव्स इसे प्रोपोगेट करता है, जो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। क्या वो चीज है जो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, इट इज साउंड। साउंड ऑलवेज नीड अ मीडियम। ठीक है, तो ये मतलब पर्टिकुलर लाइन है, यूनिवर्सल लाइन है कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। ठीक है, साउंड इज अ मैकेनिकल डिस्टर्बेंस विच इज डिपेंडेंट अपॉन अ मीडियम टू ट्रेवल। तो कोई ना कोई मीडियम जरूर होना चाहिए, and it can be transmitted through solid, liquid and gas but not vacuum. Next है assertion and reason वाला question. Radio waves bend in a magnetic field. Okay, तो ऐसा नहीं होता। Radio waves are electromagnetic in nature. हाँ, ये ठीक है। So A is false and R is true. ठीक है, रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है एंड दे आर अनअफेक्टेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिफाइड फील्ड, तो वो बेंड नहीं होंगी। कॉस्मिक रेज क्या है, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। कॉस्मिक रेज आर सिंपली चार्ज पार्टिकल्स विच आर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। Which of the following statement is not true about cosmic rays? Cosmic rays के बारे में ही हमें बताना है। They have very short wavelength, made of highly energetic charged particles, originate from sun. They are electromagnetic waves. No, this is not true. तो आंसर हो जाएगा हमारा A। अभी हमने इधर देखा था कि cosmic rays चार्ज पार्टिकल होते हैं and they are not the part of electromagnetic spectrum. तो वही यहाँ पे they are electromagnetic waves दिया, they are not the part of it. Which of the following does not require a medium? तो रेडिएशन के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, रेडिएशन क्या होता है, इट इज द एमिशन और ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और पार्टिकल्स थ्रू स्पेस और थ्रू अ मीडियम। ठीक है, इन्हें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, एक्स रेज, गामा रेज, दे ऑल डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग पावर होती है। ठीक है, लाइट कितना ज्यादा आप रिफ्लेक्ट कर पाते हैं कोई भी बॉडी या सरफेस, उसे बोला जाता है एल्बिडो। जैसे स्नो कवर पे हम बोलते हैं ना कि स्नो का एल्बिडो हाई होता है, वो मैक्सिमम चीजों को रिफ्लेक्ट कर देता है, बट बिकॉज उनका जो एल्बिडो पावर है वो लो होते जा रहा है, दैट इज व्हाई ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग। द अर्थ एटमोस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये साइंस का कि अर्थ का जो एटमोस्फेयर है वो हीट अप होता है लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के साथ में। ठीक है, शॉर्ट वेव्स होती हैं, जो इनकमिंग रेडिएशंस होती हैं दे आर शॉर्ट वेव्स, और टेरेस्ट्रियल जो रिफ्लेक्ट होकर जाती है वो लॉन्ग वेव होती है, और इसी की वजह से जो है हमारा एटमोस्फेयर हीट अप होता है। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली भी दिया हुआ है कि सन जो एनर्जी सन से रिलीज होती है शॉर्ट वेव लाइट एंड अल्ट्रावायलेट एनर्जी होती है। ठीक है, जब अर्थ पे आती है तो कुछ स्पेस में वापस चली जाती है ऑटोमेटिकली 35%, कुछ अब्सॉर्ब कर लेता है एटमोस्फेयर अराउंड 14%, और कुछ जो है
अर्थ सरफेस अब्सॉर्ब करता है अराउंड 51। नेक्स्ट है हमारा द एटमोस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय, अगेन वही चीज है, तो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। Consider the following statements and choose the right options. Earth surface re-emits heat in the form of ultraviolet radiation. तो ये जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा कि अर्थ का सरफेस यूवी रेडिएशन नहीं क्रिएट करता है, ना ही एमिट करता है, वो डायरेक्टली सन से ही आता है। क्लाउड्स एंड गैसेस रिफ्लेक्ट अबाउट 1/4 ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, दिस इज ट्रू, तो आंसर हो जाएगा ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और सक्सेसिव ट्रोस आर कॉल्ड, इसे बोला जाता है वेवलेंथ। ठीक है, अब ये दिस इज द वेवलेंथ। ओके, अगला है द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दिस इज समथिंग जो आपको हमेशा याद होना चाहिए, 3 into 10 to the power 8। विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो अभी हम सारे एग्जाम्पल्स पढ़ चुके हैं। एक्सरे होता है, सॉरी गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, सुपरसोनिक वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, अब वेवलेंथ का जो हमने ऊपर जो बॉक्स बना हुआ था चैप्टर के स्टार्टिंग में, उससे ये हेल्प मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये गिवन भी है कि जो मैक्सिमम है वेवलेंथ वो होती है रेडियो वेव्स में, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। इसको आप लोग अपने तो जिसमें भी है, जितने भी इसमें ऑप्शंस दिए हैं उसमें आंसर हो जाएगा रेडियो वेव्स। इसे आप अपनी नोटबुक्स में इस तरीके से ड्रॉ करके रख सकते हैं। ठीक है, कि इधर जो है हमारी वो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है दिस वे, तो यहाँ पे आप डाल देंगे रेडियो वेव्स, यहाँ पे आ जाएगा माइक्रोवेव्स, यहाँ पे आ जाएगा इंफ्रारेड। ठीक है, फिर ये हो गया हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है, यहाँ पे आ गई यूवी रेज, एक्स रेज एंड गामा रेज। सो अगर इस तरीके का आप एक चार्ट प्रिपेयर करके रखें तो वेवलेंथ हमारी राइटवर्ड्स की तरफ बढ़ रही है एंड फ्रीक्वेंसी जो हमारी होती है वो लेफ्टवर्ड्स की तरफ बढ़ रही होती है। तो अगर पूछा जाएगा कि मतलब यहाँ तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ गामा रेज का होगा, लेकिन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी गामा रेज की होगी। ठीक है, सो दिस डायग्राम विल हेल्प यू। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज द मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी फ्रीक्वेंसी के थ्रू मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रही थी, जस्ट हम ऑपोजिट जाएंगे। तो इस साइड में हमारा राइट साइड में वेवलेंथ ज्यादा था, तो इस लेफ्ट साइड में लेफ्ट मोस्ट में हमारा एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगा, तो मैक्सिमम होगा गामा रेज में। और गामा रेज यहाँ पे ऑप्शन में है, तो उसके बाद आ जाएगा एक्स रेज, तो आंसर विल बी एक्स रेज। ठीक है, ये दो चीजें प्लीज बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। कंसिडर फॉलोइंग एंड अरेंज दीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। नाउ अगेन दे हैव आस्क्ड अबाउट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन है विजिबल रेज, तो सबसे जो लो फ्रीक्वेंसी है वो तो होगी रेडियो वेव्स की। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, ये हो जाएगा 1। रेडियो वेव्स के बाद आ जाएंगी हमारी इंफ्रारेड वेव्स रेज, उसके बाद विजिबल रेज और लास्ट में होगी एक्स रेज, तो आंसर विल बी 4 3 2 1। माइक्रोवेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी इन द रेंज ऑफ, तो क्या फ्रीक्वेंसी होती है 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक। ठीक है, ये MHz होना चाहिए। ओके, ठीक है ठीक है। Which one of the following is used for determining the structure of crystals? तो क्रिस्टल के स्ट्रक्चर्स कैसे पता चलते हैं? With the help of X-rays. A radar which detects the presence of an enemy aircraft. तो enemy aircraft को डिटेक्ट करने के लिए एक रडार क्या यूज करता है? तो उसमें यूज किया जाता है रेडियो वेव्स। ठीक है, यूजुअली एयर रिलेटेड एक्टिविटीज जो होती हैं, लोकेशन ऑफ एयरक्राफ्ट या स्पेस क्राफ्ट, मोटर व्हीकल वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए हम रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। रिमोट सेंसिंग यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज किया जाता है रिमोट सेंसिंग में भी। व्हाई देयर इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर? व्हेन देयर इज डिप्लीशन द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन स्ट्राइकिंग द अर्थ सरफेस विल बी, तो ये जो है ये पूरा कैलकुलेशन करके थ्रू आंसर निकला है 10 to the power -7 meters। Okay, this is the calculation, just go through it once. Which one of the following types of waves are used in a night vision apparatus? Night vision as in रात में properly visibility रखने के लिए, तो उसमें यूज किया जाता है इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है, सोल्जर्स वगैरह बेसिकली इसे यूज करते हैं। द वेव्स यूज्ड इन कॉमन टीवी रिमोट कंट्रोल, तो इसमें भी इंफ्रारेड रेज यूज होती हैं। Which type of electromagnetic radiation is used in remote control? Again, infrared. Electromagnetic radiation used in remote control, infrared. अब देखते हैं ना रिमोट के आगे, मतलब अब तो ऐसा नहीं होता है, पहले होता था कि रिमोट के आगे में एक छोटा सा बल्ब बना हुआ होता था रेड कलर की, उसमें लाइट जलती थी एवरी टाइम यू यूज टू प्रेस अ बटन, तो इट यूजेस इंफ्रारेड रेज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज अ टीवी रिमोट कंट्रोल? तो वही है, रेडियो वेव्स यूज करता है ओवरऑल टू ऑपरेट अ टीवी सेट। ठीक है, टीवी सेट को पूरा यूज करने के लिए रेडियो वेव्स। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है? इंफ्रारेड वेव्स हम यूज कर रहे थे रेडियो और टीवी सिग्नल्स के लिए। ठीक है, जब रिमोट से हमें यूज करना था, बट पूरा का पूरा टीवी सेट यूज करने के लिए यहाँ पे आंसर है रेडियो वेव्स का। वेव्स यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन, तो आ जाएंगी माइक्रोवेव्स। ठीक है, माइक्रोवेव्स की हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं।
एंड दे आर यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन। तो आपको क्या करना है इस चैप्टर के थ्रू, बेसिकली आपको सारी रेज लिस्ट डाउन करनी है और उसके नीचे एग्जांपल्स मेंशन करते जाना है। द प्रोसेस ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन ऑन रेडियो वेव इज नेम्ड एज, तो इसे मॉड्यूलेशन बोला जाता है कि कोई सी भी इंफॉर्मेशन ऑडियो या वीडियो मैसेज को जब हम रेडियो वेव्स के ऊपर ट्रांसमिट करते हैं तो उसे मॉड्यूलेशन कहा जाता है। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट एफएम? एफएम इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियो वेव्स। Amplitude and phase do not change it. It was invented by Edwin Armstrong. Bandwidth is higher than that of amplitude. And यहाँ लिखा है frequency range of frequency modulation is lower than that of amplitude modulation. तो basically या तो A ठीक होगा या तो D ठीक होगा. तो D is correct and A is not true. तो आंसर हो जाएगा हमारा A. FM broadcasting services uses the range of frequency bands between, और नॉर्मल तौर पर अगर आप रेडियो सुनते हैं, so it stands between 88 to 108 megahertz. Okay. A radio station broadcasts at 30-meter band. The frequency of the carrier word transmitted by this station is, तो यहाँ पे अगेन एक फॉर्मूला यूज करके हमें आंसर निकालना है, आता है तो ठीक, अदरवाइज जस्ट स्किप इट. A layer in the Earth's atmosphere called ionosphere facilitates radio communication. Why? अब ionosphere अभी हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि it helps in radio communication. क्यों करता है ये help? Because radio waves have a very long wavelength. Presence of ozone causes the reflection of radio waves to Earth. तो न रेडियो वेव्स का ओजोन से कोई लेना देना है और ना ही उनकी बहुत ही लॉन्गर वेवलेंथ होती है. रेडियो वेव्स को हमने देखा था, ठीक है, इसका ये रीजन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी. रेडियो वेव्स हैव अ वेरी लॉन्ग वेवलेंथ बट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस इन द आयनोस्फेयर फैसिलिटेट द रेडियो कम्युनिकेशन. तो मेनली जो रीजन है वो यही है कि इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस प्रेजेंट होते हैं आयनोस्फेयर में, इसी की वजह से वो रेडियो कम्युनिकेशन में हेल्प कर पाते हैं. Television viewers using dish antenna to receive satellite signals do not receive signals during rain because, तो 90s के टाइम पे यही होता था कि घरों के ऊपर एंटेनास लगे हुए होते थे और बारिश के टाइम पे सिग्नल्स नहीं आते थे. क्यों? क्योंकि स्मॉल साइज होता था एंटेना का. रेन ड्रॉपलेट्स यूज टू अब्सॉर्ब द एनर्जी ऑफ रेडियो वेव्स, जिसकी वजह से वो एंटेना में कनेक्ट नहीं हो पाते थे. एंड रेन ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स द एनर्जी ऑफ रेडियो वेव्स फ्रॉम देयर ओरिजिनल डायरेक्शन. ठीक है, तो तीनों ही आंसर करेक्ट हो जाएगा. Following rays are used in the diagnosis of intestinal disease. Intestinal disease के लिए कौन सी रे यूज की जाती है? तो इट इज एक्स रेज. सीटी स्कैन इज डन बाय, तो सीटी स्कैन में भी एक्स रेज का ही यूज होता है. Which of the following was invented by Wilhelm Röntgen? विलियम रॉन्टगेन ने एक्सरे मशीन का इन्वेंशन किया था. ठीक है, इसी के साथ ही हमारा छोटा सा वेव मोशन का चैप्टर कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट चैप्टर विल बी डीलिंग विद साउंड. आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से. देखिए जो भी इसमें से डेरिवेशंस वाले क्वेश्चंस है, प्लीज गो थ्रू देम योरसेल्फ because I am not the right person to explain them all to you. So kindly do that. And और कोई doubt हो so please let me know in the comment section. Like, share and subscribe and अच्छे से पढ़िए. Till then, see you. Bye.